नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जागेश्वर धाम पहुंचे हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह। जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना उन्होंने की है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की है। मंदिर को लेकर पुजारियों से विस्तार से चर्चा भी ये हुई है। तो राज्यपाल पहुंचे हैं और पुजारियों से वो मिले हैं, मुलाकात उन्होंने की है और मंदिर को लेकर विचार विमर्श मंथन किया गया है। पुजारियों की राय ली गई है, उनसे चर्चा ये हुई है। जागेश्वर धाम में खुद यहां पर पहुंचे हैं राज्यपाल और यहां पर पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है और उसके बाद जो पुजारी वहां पर थे उनसे भी मुलाकात राज्यपाल की हुई है जागेश्वर धाम में। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जागेश्वर धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना की है राज्यपाल ने और यहाँ पर श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की है। मंदिर में श्रद्धालुओं से ये मुलाकात हुई है और मंदिर को लेकर पुजारियों से ये चर्चा हुई है। और वे ओडिशा के बालासोर जिले में महानगर रेलवे स्टेशन के पास देर रात शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इस हादसे में अब तक 288 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है और 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। उड़ीसा का रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सीएम धामी ने चंपावत दौरे के दौरान एनएचपीसी विश्राम गृह में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। साथ ही विभिन्न स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात हुई है और इस दौरान सीएम ने उनकी सभी समस्याओं को भी सुना। आपको बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में जल भराव की समस्या से भी अवगत कराया, जिस पर सीएम ने टनकपुर के उपजिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। और वे उत्तराखंड किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं केंद्र पोषित कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने में किसानों को मदद मिली है। और यही नहीं, केंद्र सरकार ने देश में किसानों द्वारा उगाए गए मोटे अनाज को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इस वर्ष को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। उत्तराखंड में भी मोटे अनाज के रूप में मंडवे, झंगोरे जैसे उत्पाद को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उत्तराखंड में कृषि विभाग ने मोटे अनाज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में काम करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए किसानों से अनाज खरीदने की योजना बनाई है, जिसकी तैयारी के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के तहत योजना के तहत प्रदेश में काम करने वाली महिला सहायता समूह को राज्य सरकार 1.5 रुपए प्रति किलो कमीशन भी देगी। देश की जीडीपी का 17.5% एग्रीकल्चर से होता है और हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारा जो खेती की जमीन तो कम हुई है, लेकिन हमारा उत्पाद 2 लाख टन से अधिक बढ़ा है। इसका श्रेय जाता है तो हमारे वैज्ञानिकों को और हमारे किसानों को जाता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स घोषित किया। जब यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और 18 मार्च को दिल्ली में पूसा में मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा इसका शुभारंभ हुआ और हमारी सरकार भी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मिलेट्स मिशन पर काम कर रही है। हमने मिलेट्स मिशन बनाया है
73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट में इसके लिए की है। हमने मंडुवे का MSP 35 रुपया 78 पैसे घोषित किया है। और वहीं सीएम धामी के अनुमोदन के बाद प्रदेश सरकार के 3 लाख राज्य कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनर्स को 4% बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता जारी कर दिया गया है। उन्हें 1 जनवरी से महंगाई भत्ता ये मिलेगा। 30 अप्रैल तक भत्ता एरियर के साथ नकद ये दिया जाएगा और 1 मई से डीए नियमित वेतन के साथ ये आएगा। और सचिव दिलीप जावलकर ने इसका आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड के मंदिरों में महिलाओं के अश्लील कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करने पर रोक ये लग गई है, जिसको लेकर अब राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी मतिन सिद्दीकी ने मामले में क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। मंदिरों में छोटे कपड़े पहनकर जाने पर जो श्री महंत रविंद्र जी ने पाबंदी लगाई है कि छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में लोग नहीं जाएंगे। उसमें मुख्य रूप से उन्होंने 3 मंदिरों का नाम लिया है, लेकिन हमारा मानना है कि जो उनका बयान है स्वागत योग्य है और सभी धार्मिक स्थानों पर मंदिर, मस्जिद, मज़ार, गुरुद्वारे सभी जगह ये पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि छोटे कपड़ों का जो पहनावा है वो पश्चिमी देशों का पहनावा है और हम अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता को याद दिलाने का और जो हमारे बुजुर्गों की संस्कृति है उसे ज़िंदा रखने का एक अच्छा उदाहरण है। तो हम यही कोशिश चाहते हैं कि सभी लोग, सभी धर्मों के लोग इसका पालन करें और सब लोग इसका स्वागत करें। इसी के साथ हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो जिंदा रहनी चाहिए। और वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से चालू वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में प्रदेश में बजट के उपयोग के साथ विकास कार्यों को गति तेज दी जाएगी। और आपको बता दें कि निर्माण परियोजनाओं के लिए अब 10 करोड़ तक प्रस्ताव को विभागीय सचिव, प्रमुख सचिव या फिर अपर मुख्य सचिव स्वीकृत कर सकेंगे। और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति 10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पर मोहर लगाएगी। मंत्रिमंडल ने बीते 18 मई को शासन स्तर पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए EFC के गठन, कार्यक्षेत्र और कार्य प्रक्रिया में संशोधन को स्वीकृति दी थी। और वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने संशोधनों को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह आदेश जारी किया है, जिसमें यह संशोधन की बात सामने आई है। और वे देहरादून में आयोजित 5 दिवसीय 9 वर्ष उत्कृष्ट विकास और सांस्कृतिक का महोत्सव उमंग और जोश से भरा रहा। लोक गायकों की प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में दर्शकों ने गीतों का खूब लुत्फ भी उठाया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। देहरादून में सूचना विभाग और MDDA के संयुक्त तत्वाधान में पन्नू ग्राउंड रेस कोर्स में 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास और संस्कृति महोत्सव में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। महोत्सव के दौरान 2 लोक गायकों की प्रस्तुति प्रमुख रही, जिसमें पद्मश्री और जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवाड़ ने अपने जगरों और ढोल दमाओं की थाप पर दर्शकों को नाचने गाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में 4 चांद लगाने आई लोक गायिका कल्पना चौहान के गानों पर दर्शक खूब झूमते नाचते गाते दिखे। जागर सम्राट प्रीतम भरतवाड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो वहीं कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास कर रहा है। इन 9 सालों में बहुत कुछ बदला है। ये उत्कृष्ट 9 वर्ष उत्कर्ष के इन वर्षों में हम लोग सांस्कृतिक रूप से बहुत दृढ़ हुए हैं। हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान बहुत अच्छे अंदर से जागा है और इन वर्षों में विकास भी बहुत तेजी से हुआ है। हर गरीब तक गवर्नमेंट पहुंची है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और जो डबल इंजन की गवर्नमेंट है उससे उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बहुत लाभ हुआ है। आज कलाकारों के लिए बहुत काम हो रहा है। संस्कृति महोत्सव में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसको देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखा। लेजर शो के माध्यम से दर्शकों को सरकार की विकासशील योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को संस्कृति के माध्यम से जोड़ने का काम किया गया है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के साथ ही साथ राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है।
जिसमें आप देखेंगे एक डिजिटल एग्जीबिशन गैलरी भी हमने लगाई है, जिसमें कोई भी स्वाइप करके केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की किन्हीं योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो बेसिकली जानकारी देना और साथ ही साथ जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको हमने संस्कृति के माध्यम से जोड़ने का एक प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से लोगों का उत्साहवर्धन देखने को मिला और हम जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उसकी पूर्ति हो रही है। संस्कृति महोत्सव में लोक गायकों की प्रस्तुति के साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी दिखाई गईं। महोत्सव में पहुंचे दर्शकों ने कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और भी राजधानी देहरादून में नशे के लिए प्रतिबंधित दवाओं का चलन ये बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने पिछले पूरे साल से इस साल 5 महीनों में 37 गुना प्रतिबंधित कैप्सूल्स को बरामद कर बेचने वालों की धरपकड़ की है। इसके अलावा नशा तस्करों पर भी पिछले पूरे साल के बराबर ये कार्रवाई की गई है। यह आंकड़ा इससे कहीं अधिक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले साल देहरादून पुलिस ने नशा तस्करी के 207 मुकदमों में 890 तस्करों को गिरफ्तार किया था, जबकि इस साल मई तक 181 तस्कर गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं और ये गिरफ्तारी 167 मुकदमों में हुई है। और रुड़की में खानपुर से पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों की सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल खानपुर विधायक उमेश कुमार ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उमेश कुमार की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कुंवर प्रणब ने अपनी वीडियो जारी कर दी है। आपको बता दें कि कुंवर प्रणब के वीडियो वायरल होने से उमेश कुमार के समर्थकों में भारी आक्रोश है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी है। वहीं देर शाम उमेश के समर्थक पार्टी के कैंप कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कुंवर प्रणब के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। और हरिद्वार में दर्शानंद गुरुकुल महाविद्यालय की जमीन एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल महाविद्यालय के ट्रस्ट ने एक गुट से जमीन का सौदा पतंजलि योग पीठ के साथ ये किया है और गुरुकुल महाविद्यालय के कुछ पदाधिकारियों ने स्वामी रामदेव पर जबरन भूमि को कब्जाने का आरोप भी लगा दिया है। वहीं इस मामले में मातृ सदन संस्था स्वामी रामदेव के विरोध में आ गई हैं। मातृ सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की संपत्ति पर कब्जा किया गया, जिसके लिए हम यहां पर खड़े रहेंगे। यह विद्यालय महाविद्यालय पतंजल के से बहुत पहले से बना हुआ है, तो उनकी जो अपनी परंपरा है उसी रूप में रहे। और अब हरिद्वार में यदि इस ढंग की बात, इससे पहले भी अवधूत मंडल में एक सन्यासी को एकाएक सन्यासी बना करके कुछ लोगों ने बैठा दिया और भगवान दास जैसे विद्यालय को नष्ट कर रहा। तो हम अब इसके अखाड़ा वाले सब उनको पौराणिक काल से जो संपत्ति मिला हुआ था उसको खुद बुद करके प्लॉटिंग कर दिए। तो माँ सदन अब इस पर नजर रखेगी और अभी तत्काल हम इसके लिए अनुरोध करते हैं। ठीक है, पौराणिक व्यवस्था से कार्यकारिणी बने, यदि स्वान हटना चाहता है उसको हटा दे। और रामनगर में एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 9 लोगों के घायल होने की खबर है और 2 लोग गंभीर रूप से इसमें बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर अस्पताल में भर्ती किया गया। दरअसल उत्तराखंड परिवहन की एक बस दिल्ली से चलकर रामनगर की तरफ ही आ रही थी और तभी अचानक से आगे एक तेज गति से बाइक सवार आ गया, जिसको बचाने की कोशिश में ये बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद ये पलट गई। मनीष रावत दिल्ली से सराइखेत जा रहे थे। एक डिवाइडर बीच में आया और एक बाइक वाला रॉन्ग साइड ऐसे आया, उस बाइक के चक्कर में डिवाइडर के ऊपर गाड़ी बस चल गई, चढ़ी। तकरीबन होंगे 30 के आसपास, 30-40 नहीं 10-1 की लगी। ये टांडा के आगे बस पलटी है, तो बस जो पलटी है उसमें 9 लोगों का एक्सीडेंट आया। अभी तक तो 9 लोग आए हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें से 2 गंभीर घायल हैं। बाकी जो 7 हैं उनको इजाज़त दे दी गया, उनको एक्सरे कराने के लिए भेजा गया। बाकी अभी और लोग आ रहे हैं। अगले महीने से हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर अभी से ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मेले की व्यवस्थाओं में जुट गया है। आज हरिद्वार डीएम धीरज सिंह गर्बियाल और एसएसपी अजय सिंह ने लक्सर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। डीएम धीरज ने बताया है कि सभी अधिकारियों को तय समय पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेले में बहुत कम समय बचा है, इसलिए जल्द ही सभी कार्यों को
जो है वो पूरा किया जाएगा, टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। और वहीं उन्होंने ये दावा भी किया कि उनका प्रयास है पिछले मेले से भी बेहतर व्यवस्थाएं इस बार ये दी जाएंगी। व्यवस्थाएं तो ऐसा कमी जैसा कुछ नहीं है और ये तो बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, अभी रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। लेकिन मेरा यहाँ आने का मुख्य मकसद जो था वो ये था कि जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नगर पालिका रामनगर में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कैसे अनुरोध पत्र यहाँ आते हैं, कैसे उनका निस्तारण होता है, कैसे जो अभिलेख हैं, पुराने रिकॉर्ड्स हैं, उनका किस तरीके से रख रखाव किया जाता है। तो अब चूँकि बिल्डिंग में रिनोवेशन चल रहा है, कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन अधिशासी अधिकारी जो यहाँ पर हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी। और मुख्य रूप से हमारा एक फोकस रहता है कि एक्ट की धारा 4 में ये कहा गया है कि हर एक लोक प्राधिकरण को, यानी हर एक डिपार्टमेंट को या जो भी ऑटोनोमस बॉडी है उसको 16 बिंदुओं पर जो है स्वप्रकट करनी है सूचनाएं, मतलब पब्लिक डोमेन में आपको खुद से डाल देनी है। और वे रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा ने ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने घायलों और मृतक परिवारों के लिए सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार भी पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार भी ओडिशा के पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद जो है प्रदान करेंगी। प्रदीप बत्रा ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो पीड़ित परिवारों के साथ हैं, केंद्र सरकार भी पीड़ित परिवारों की मदद करेगी। जो यात्री घायल हुए और जो यात्री में जान गंवा दी उनके लिए मैं बहुत अफसोस व्यक्त करता हूं। और मैं सोचता हूं कि इसमें जांच होनी चाहिए कि हादसा क्यों और कैसे हुआ, और आगे से इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी की लापरवाही से किसी की जान जाए, मैं समझता हूं कि ये ठीक बात नहीं है और ऐसे दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। विधानसभा बागेश्वर में होने वाले आगामी उपचुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल भी अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार है। आपको बता दें, यूकेडी के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीके जोशी का कहना है कि उत्तराखंड को बने 23 साल हो चुके हैं, अभी तक विधानसभा बागेश्वर में विकास पहाड़ नहीं चढ़ पाया है। और आपको बता दें कि इन 23 सालों में औद्योगिक संस्थानों को बंद होना पड़ा, ये भी आरोप लगाए हैं। प्राथमिक और जूनियर सरकारी विद्यालयों का बंद होना, गरुड़ बागेश्वर और कपकोट के हॉस्पिटल्स का रेफर सेंटर बन जाना और साथ ही तमाम बातें उन्होंने रखी हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्षेत्रीय दल पहले ही संघर्ष में आगे आए थे और आगे भी सामने आएंगे। बागेश्वर उपचुनाव में यूकेडी जनता का उम्मीदवार जन मुद्दों के साथ सामने रखेगी। स्वर्गीय चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद ईश्वर भी विधानसभा बागेश्वर में परिवर्तन चाहता है। जनता को अब स्पष्ट दिख रहा है कि उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए हैं और विशेष रूप से बागेश्वर के विधानसभा बागेश्वर 47 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ भी इस वर्तमान सरकार के माध्यम से कोई भी चीज़ बनाई नहीं गई है, बल्कि कुछ चीज़ें जैसे पॉलिटेक्निक है वो आपने ITI जो है वो बंद कर दिया और कई प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, कई जूनियर हाई स्कूल बंद हो गए। जन जन से जुड़े हुए मुद्दों को उठा करके इस देश में कम से कम उत्तराखंड का नाम, जिस उद्देश्य से उत्तराखंड की मांग हमने की थी, उसको साकार करेगी। और हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वाली महिलाओं और युवतियों को दर्शन से अब रोका जा सकता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी ने श्रद्धालुओं के लिए इस संबंध में एक वीडियो जारी कर दिया है। श्री महंत ने अपील करते हुए कहा है कि मंदिर में 80% शरीर ढके कपड़ों में पहनकर ही महिलाएं और युवतियां दर्शन करने के लिए पहुंचे। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि आजकल समाज में जो प्रचलन चल रहा है उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। जो माताएं, बहनें और कन्याएं मंदिर आती हैं उनके वस्त्रों का पहनावा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। कई बार मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वाली महिलाओं और कन्याओं को देखकर लोग असहज महसूस करते हैं। राधे राधे। हरिद्वार के श्री दक्ष प्रजापति मंदिर में व ऋषिकेश के श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि 80% शरीर ढके रहने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा समाचार है। कहीं ना कहीं हमारे धर्म में जागृति है और मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा।
और साथ ही मैं तो उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि मंदिर के बाहर उचित व्यवस्था भी वस्त्रों की हो जाए। जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर में व्यवस्था है, सब धोती कुर्ता पहन करके ही अंदर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और नीति भी कहती है कि वस्त्रेण वपुषा वाचा, व्यक्ति को हमेशा मर्यादित वस्त्र धारण करने चाहिए ताकि समाज में उसका सम्मान बढ़े। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।